हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 33 है। इस वीडियो लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। उस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे रखा हूँ, वहाँ से जाना, डाउनलोड करना। और जितने भी पीडीएफ्स हैं इस चैनल पे सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल नाम का एक सेक्शन होगा, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो सेक्शन वाइज और फिर प्लेलिस्ट वाइज जितना भी यूट्यूब पे डाला हुआ है सबका पीडीएफ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फोल्डर वाइज करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो 1000 गोल्डन रूल्स करके भी एक फोल्डर वहाँ पर बना हुआ है, उसके अंदर जाओगे सारे पीडीएफ 1000 गोल्डन रूल्स वाले आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम, इस ग्रुप ये ग्रुप मिलेगा आपको सर्च करने पर, त्रिगीतम फोरम क्लब, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए ये वाला एप्लीकेशन अगर आप सर्च भी करोगे या फिर कमेंट में जा करके लिंक पर क्लिक करते हो तो भी आप डाउनलोड कर पाओगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस ज्वाइन करना है मेरा तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। अब ज़रा बात करते हैं। देखो, पिछले क्लास में मैं बताया था कि पोजीशन ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स जो होता है उसको मैं कंप्लीट कर रखा था, है ना। लेकिन कई लोग पूछ रहे थे, छोटे छोटे डाउट्स जो थे, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से पोजीशन ऑफ एडवर्ब जो है आपके जो डाउट्स थे उसके बेसिस पर। जैसे कुछ लोगों ने पूछा है कि सर ऑलवेज़ को क्या हम सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं रख सकते? तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बीच में भी रख सकते हैं, लास्ट में भी रख सकते हैं। जैसे लास्ट में एम्फेसाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको एंडिंग में रखते हैं। स्टार्टिंग में भी आप सेंटेंस के रख सकते हो, लेकिन कब, देख लो ये सारे रूल्स को। ये नोट है ना, ये आपके लिए नोट है और ये रूल के बेस्ट पर नहीं है, मतलब मैं सिंपली आपको लिखा दिया हूँ पिछले क्लास से रिलेटेड कि कैसे आप ध्यान में रखोगे। ऑलवेज़ और नेवर को, ऑलवेज़ और नेवर को सेंटेंस के शुरू में भी रखा जा सकता है। कब? जब वह सेंटेंस इम्पेरेटिव हो। इम्पेरेटिव कहने का मतलब जिससे कमांड का बोध हो, है ना, जिससे किसी को कमांड दिया जा रहा हो, आदेश दिया जा रहा हो और फिर उसको कुछ समझाया जा रहा हो, है ना। तो उस केस में इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसे आप लोग जानते होंगे, तो उस केस में हम ऑलवेज़ और नेवर को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख सकते हैं, एकदम बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, ऑलवेज़ अराइव अर्ली फॉर अ जॉब इंटरव्यू। ये भी किस तरीके का सेंटेंस है? इम्पेरेटिव है ना, आज्ञावाचक कह सकते हो इसको हिंदी में। तो इस तरीके के सेंटेंस में ऑलवेज जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका। नेवर स्पीक टू मी लाइक दैट अगेन, ये भी कमांड है, तो नेवर को स्टार्टिंग में रखा जा सकता है। तो ध्यान रखोगे कि ऑलवेज और नेवर जो है वो स्टार्टिंग में भी आता है, बीच में भी आता है, एंडिंग में भी आता है। क्लियर? स्टार्टिंग में मैं नहीं बताया था, तो स्टार्टिंग वाले आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ध्यान रखना कि जब इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो और दूसरे प्रकार के सेंटेंस हो तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जिससे कमांड का बोध हो, आदेश का बोध हो, है ना, तो उस केस में हम ऑलवेज और नेवर को क्या कर सकते हैं? स्टार्टिंग में रख सकते हैं। अदरवाइज हम किसी भी दूसरे सेंटेंस में स्टार्टिंग में ऑलवेज और नेवर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। फिर है हाउ ऑफन का। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, है ना, ये भी फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो हाउ ऑफन का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हम इसका कर सकते हैं। जैसे हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ इन द विंटर, आप विंटर में कितनी बार स्नान करते हो, कितने जल्दी जल्दी स्नान करते हो, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने के सेंस में हम हाउ ऑफन को भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, नॉर्मली है, यूजुअली है, जनरली है, ये सारे भी क्या करते हैं? ये सारे भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। तो नॉर्मली, यूजुअली, जनरली को सेंटेंस के शुरू या अंत में भी रखा जा सकता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख सकते हो। फिर यहाँ पर देखो, क्वाइट रेयरली, यहाँ पर है क्वाइट रेयरली या फिर क्वाइट ऑफन, इसको सेंटेंस के अंत में भी रखा जा सकता है। और फिर वेरी रेयरली, वेरी ऑफन, इसको भी सेंटेंस के अंत में हम रख सकते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ऑलवेज और नेवर को सेंटेंस के स्टार्टिंग में तब रखा जाता है जब सेंटेंस इम्पेरेटिव हो। फिर हाउ ऑफन को सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नॉर्मली, यूजुअली, जनरली को सेंटेंस के शुरू या अंत में भी रखा जा सकता है। और फिर यहाँ पर वेरी रेयरली या फिर वेरी ऑफन, क्वाइट रेयरली या फिर क्वाइट ऑफन को सेंटेंस के अंत में रखा जाता है। इस पॉइंट को अभी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं रूल के ऊपर। एवर का प्रयोग अभी देखने वाले हैं। किसका प्रयोग? एवर का प्रयोग। देखो, सबसे पहली बात कि एवर का मीनिंग क्या होता है, इसके ऊपर तब जाएंगे जब अभी हम पहले रूल देख लेते हैं, ठीक है।
पहले आप रूल देख लो। कई बार इसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई सेंस इसका नहीं होता एवर का। लेकिन देखो यहाँ पर फर्स्ट रूल कह रहा है कि एवर का प्रयोग सामान्यतः इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। मतलब ये नॉन अफर्मेटिव वर्ड है, नॉन अफर्मेटिव एडवर्ब है ना। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता, और अगर होता है तो कहाँ होता है आगे देखेंगे। इन जनरल कहीं पर नहीं होता, लेकिन जहाँ पर होता है उस स्पेसिफिक रूल को भी मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। अब देखो यहाँ पर बोला है डू यू एवर प्ले आउटडोर गेम्स, क्या तुम कभी आउटडोर गेम्स खेलते हो। तो यहाँ पर एवर का प्रयोग किस तरीके के सेंटेंस में आया है, इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंस में भी हम एवर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम एवर का प्रयोग कर लिए हैं। अब देखो यहाँ पर है आई हैव नेवर एवर सीन सच ए स्टूपिड गर्ल। अब देखो नेवर का प्रयोग है, मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम एवर का प्रयोग नेवर के साथ कर रखे हैं। करेक्ट। अब जरा देखो यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। अगर आप एवर को ना भी यूज़ करो तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन नेवर पर जोर डालने के लिए एवर का प्रयोग किया गया है। आई हैव नेवर एवर सीन सच ए स्टूपिड गर्ल। बात समझ गए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एवर का प्रयोग जो दे रखा है वो सिर्फ फालतू का दे रखा है, मतलब जोर डालने के लिए। जैसे यहाँ पर जोर डालने के लिए एवर का प्रयोग हुआ है। किस पर जोर डालने के लिए, तो किसी वर्ब के ऊपर, है ना। तो डू यू एवर प्ले आउटडोर गेम्स, इस तरीके से पूछा गया है। या फिर क्वेश्चन के ऊपर जोर डालने के लिए यहाँ पर जैसे कि नेवर के ऊपर क्या किया है, जोर डालने के लिए एवर का प्रयोग हुआ है ना। अब चलिए, तो यहाँ पर रूल क्या था कि एवर का प्रयोग हम सामान्यतः इन जनरल क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल हम नहीं करते। अब ज़रा देखते हैं। देखो अब वही वाली बात हो गई कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं तो कब करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखो कुछ दो तीन पॉइंट हैं इसके ऊपर। हालांकि अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता, लेकिन जब होता है तो कहाँ होता है ये मैं बता रखा हूँ। और इसके अलावा अगर आपको किसी दूसरे सेंटेंस में मिल जाए तो समझना कि एवर का प्रयोग वहाँ पर गलत है। देखो एवर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है, लेकिन कैसे सेंटेंस में, इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंस में एवर का प्रयोग होता है। जैसे इफ़ यू एवर गो देयर, अगर तुम कभी वहाँ जाते हो, यू मस्ट ट्राई टू सी हर, उसे तुम्हें मिलना चाहिए, है ना। तो इफ़ वाला कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसमें हम एवर का प्रयोग किए हैं। सेंटेंस बिल्कुल ही पॉजिटिव सेंटेंस है ना। सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर भी यहाँ पर एवर का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि ये इफ़ वाला कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ वाला कंडीशनल सेंटेंस ना होता तो ये गलत हो जाता। फिर दूसरे तरीके का पॉजिटिव सेंटेंस में कहाँ यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पर है कि एवर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सुपरलेटिव, अब पॉजिटिव में कैसा, एज वाला, है ना, वाले वर्ड्स के साथ आता है। मतलब सुपरलेटिव वाले वर्ड्स, सुपरलेटिव डिग्री के जो भी एडवर्ब हो या फिर एडजेक्टिव हो तो उसके साथ आता है। या फिर पॉजिटिव में भी आता है, लेकिन कब, जब एज वाला स्ट्रक्चर हो। देख लो पॉजिटिव के दूसरे स्ट्रक्चर में नहीं होगा, है ना, लेकिन एज वाला स्ट्रक्चर में हम एवर का प्रयोग करते हैं। जैसे विराट वॉज एज शार्प एज एवर, है ना, एज है, एज प्लस एडजेक्टिव, देख रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर एवर का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। रूल में पढ़े थे कि सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में एवर का इस्तेमाल होता है, लेकिन पॉजिटिव में भी, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल होता है। कब, जब पॉजिटिव डिग्री वाला स्ट्रक्चर एज वाला हो। जैसे यहाँ पर एज शार्प एज था, तो इस केस में हम एवर का इस्तेमाल देखेंगे कहीं तो इसको करेक्ट मानेंगे, गलत नहीं मानेंगे, ठीक है। और फिर सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड्स के साथ इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे ही इज़ द फर्स्ट प्लेयर एवर टू हैव वन द गोल्ड मेडल। अब देख रहे हो यहाँ पर है द फर्स्ट प्लेयर है, तो इसके साथ एवर का प्रयोग दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसको गलत मत समझ लेना, क्योंकि कई सारे बुक्स में दे रखा है कि ये नॉन अफर्मेटिव वर्ड है, कौन, एवर, है ना। और नॉन अफर्मेटिव का है, इसका मतलब कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है, और पॉजिटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल नहीं होता, है ना। अब ज़रा देखो अब क्या करेंगे। तो इसलिए मेरे ध्यान में आया कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन कब कब होता है, किस केस में होता है, वो सारे केसेस को यहाँ पर मैं मेंशन कर रखा हूँ। क्लियर। क्योंकि बहुत सारे बुक्स में अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल नहीं बताया, लेकिन होता है। कब होता है ये भी मैं आपको बता दिया, और इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
देखो फिर यहाँ एक और पॉइंट क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस वाला, कि एवर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली के साथ भी होता है। पहला देखें सुपरलेटिव डिग्री के साथ, और पॉजिटिव डिग्री में तब जब एज वाला फॉर्म हो, है ना, एज वाला फॉर्म हो। तीसरा देख रहे हैं कि ओनली के साथ, है ना, ओनली के साथ भी होता है। इसके पहले देखे थे इफ़ वाला कंडीशनल सेंटेंस हो तो उसके साथ। तो इस तरीके से 4 पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन तब होता है जब इफ़ कंडीशन वाला सेंटेंस हो, या फिर सुपरलेटिव डिग्री वाला कोई वर्ड आया हो, या फिर पॉजिटिव डिग्री में एज वाला स्ट्रक्चर आया हो, या फिर ओनली के साथ अगर इसका इस्तेमाल किया हो तो सही माना जाएगा। तो शी इज़ द ओनली प्लेयर टू हैव वन अ मेडल। अब देखो ओनली प्ले, यहाँ पर क्या है, ओनली प्लेयर है, सी इज़ द ओनली। अब यहाँ पर देखो क्या करोगे, यहाँ पर मैं एवर का यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ना, शी इज़ द ओनली प्लेयर एवर, तो यहाँ पर प्लेयर के बाद एवर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, इसके बाद आप एवर का इस्तेमाल कर सकते हो। ओनली प्लेयर एवर टू हैव वन अ मेडल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब ज़रा देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आखिरी रूल है शायद ये, हाँ आखिरी रूल है एवर से रिलेटेड, कि एवर का प्रयोग एक फ्रेज के रूप में पूछा जाता है। देख लो भाई, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है एवर वाला। कब पूछा जाता है, सेल्डम इफ़ एवर का प्रयोग पूछा जाता है। सेल्डम इफ़ एवर मीनिंग पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा आपको बताते आया हूँ कि अगर आप ग्रामर को सीख रहे हो, उसका मीनिंग आप अपने लैंग्वेज के तरीके से सीख रहे हो, तो आप सब कुछ गड़बड़ कर दोगे, है ना। क्योंकि आप अपने लैंग्वेज में, आपका लैंग्वेज जो होता है उसका ग्रामर अपना अलग होता है, इंग्लिश का ग्रामर अपना बिल्कुल अलग होता है। इस तरीके के कई बार मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, है ना। फिर से अगर कहूँ तो देखो एक एग्जांपल सोचो कि आपके लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। जैसे हिंदी वाले अगर आप हैं तो आप इस तरीके से ट्रांसलेशन बनाते होंगे, देखो कि अगर तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, है ना। अगर तुम आओगे, हिंदी सुनना ध्यान से, अगर तुम आओगे तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखूँगा, इफ़ यू विल कम, इफ़ यू विल कम। अगर तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। अगर ये सेंटेंस इंग्लिश में दे रखा है एग्ज़ाम में, तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मतलब हिंदी तो इसका परफेक्ट निकल रहा है, लेकिन भाई ये इंग्लिश में गलत है। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि इफ़ वाले क्लॉज में, इफ़ वाले क्लॉज में हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट में रखना होगा, या फिर मे का प्रयोग करना पड़ेगा, कैन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इफ़ यू मे हो सकता है, या फिर इफ़ यू कम हो सकता है, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट में। तो शॉर्ट में कहने का ये मतलब है कि आप अपने लैंग्वेज से ग्रामर को सीखने की कोशिश कभी मत करना, वरना सब कुछ क्या करोगे, गड़बड़ कर दोगे। इसलिए कई बार होता है कि आप डीप उसके मीनिंग में चले जा रहे हो और पता चल रहा है कि आप अपने मीनिंग के हिसाब से उसका मीनिंग निकाल रहे हो, और वहाँ पर कुछ इंग्लिश का ग्रामर पूछना चाह रहा है, बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट चीज़, है ना। तो यहाँ पर देखो वही मैं कह रहा हूँ कि एवर और यहाँ पर ये सब के मीनिंग ढूंढोगे, मीनिंग हालांकि क्लियर होता है, सेल्डम, इफ़, एवर, सेल्डम और नेवर, है ना। ये सब का मीनिंग आप चाहो तो समझ सकते हो डिक्शनरी की मदद से, लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका यूजेस पूछा जाता है, मीनिंग नहीं पूछा जाता। वहाँ पर जहाँ मीनिंग की आवश्यकता होती है टीचर आपको बता देता है वहाँ। देखो एवर का प्रयोग एक फ्रेज के रूप में पूछा जाता है, और एसएससी का यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। एवर का प्रयोग फ्रेज के रूप में कैसे होता है, सेल्डम इफ़ एवर। तो क्या करेगा, कई बार सेल्डम और सेल्डम के साथ देखो ऐसे रहेगा, सेल्डम और एवर, इस तरीके से करके एग्जाम में दिया रहेगा। एवर का प्रयोग है सेल्डम के साथ, लेकिन बीच में इफ़ नहीं है और है ना, और ये गलत फ्रेज है, इस तरीके से दे देगा एग्जाम में। सेल्डम और एवर के बीच इफ़ आता है, और सेल्डम और नेवर के बीच और आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे आज के बाद। कैसे याद रखोगे, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर है कि सेल्डम इफ़ एवर का प्रयोग होता है, और सेल्डम और नेवर का प्रयोग होता है। इसको शॉर्ट में सन याद रख लो, SON, है ना, सन मतलब बेटा होता है। सेल्डम और नेवर, तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगा कि भाई और के साथ नेवर आ चुका है तो बच जाता है इफ़, तो सेल्डम के साथ इफ़ रहेगा, तो यहाँ पर एवर का प्रयोग होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सेल्डम, यहाँ पर सन शॉर्ट में याद रखो, सेल्डम के साथ अगर इफ़ है तो इसके साथ एवर आएगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पर देखो, शी सेल्डम इफ़ एवर कम्स हियर, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सेल्डम के साथ इफ़ आया है तो यहाँ पर एवर का प्रयोग करेक्ट है। शी सेल्डम और नेवर कम्स हियर, यहाँ पर सेल्डम के साथ और आया है और के साथ नेवर आता है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, पलट करके दे देगा ये दोनों सेंटेंस को एग्जाम में, तो आप कैच कर पाओगे। तो ध्यान में रखना, सेल्डम और नेवर एंड सेल्डम इफ़ एवर के बीच डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पर आप शॉर्ट में याद रखोगे सन याद रखोगे, ये वाला खुद ब खुद याद हो जाएगा कि इफ़ के साथ एवर आता है, क्योंकि ओ के साथ नेवर आ चुका है। तो सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ़ एवर का प्रयोग करेक्ट होता है। पलट करके दे देगा, आप एग्जाम में करेक्ट कर लोगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो, ये आखिरी रूल था, है ना, एवर से रिलेटेड, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो रूल क्या कह रहा है। रूल यहाँ ये कह रहा है कि एवर का सामान्यतः प्रयोग जो होता है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है या फिर नेगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है। किन केसेस में? 4 केसेस में। कौन कौन केस में? अगर सेंटेंस इफ़ वाला कंडीशनल सेंटेंस हो, तब वहाँ पर अगर आपको देखने को एवर मिल जाए तो बिल्कुल ही ये आपका करेक्ट होगा, पहला केस। सेकंड केस है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए या फिर पॉजिटिव डिग्री वाला एज वाला स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे इस सेंटेंस में था, तो वहाँ पर एवर का प्रयोग अगर आपको देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर द फर्स्ट प्लेयर था, सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ एवर आया, जो कि बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। एज शार्प एज, ये वाला पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर अगर देखने को मिल जाता है एज वाला, तो इसके साथ अगर एवर का प्रयोग है तो इसको भी क्या माना जाएगा? करेक्ट माना जाएगा, है ना। एवर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली के साथ भी होता है। शी इज़ द ओनली प्लेयर, शी इज़ द ओनली प्लेयर एवर टू, शी इज़ द ओनली प्लेयर एवर टू हैव वन अ मेडल, है ना। आप अपने जो भी प्रिंट आउट निकालोगे एप्लीकेशन से डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ को, वहाँ पर यहाँ पर करेक्ट कर लेना, द ओनली प्लेयर एवर होगा, है ना। तो ओनली के साथ भी यहाँ पर एवर दिखने को अगर मिल जाता है आपको, तो उसको करेक्ट मान लेना। फिर है यहाँ पर रूल, इंपॉर्टेंट है ये, कि सेल्डम के साथ और अगर है तो इसके साथ नेवर लगेगा, सेल्डम के साथ इफ़ है तो इसके साथ एवर लगेगा। शॉर्ट में सन याद रख लो, ये वाला चीज़ खुद याद रहेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देख लो नोट में यहाँ भी क्या है, देखो। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री मतलब किसी की सीमा को बता रहा होता है ना, कितना ज़्यादा और फिर कितना कम को बताता है। डिग्री या फिर एक्सटेंट कह लें या फिर रेंज कह लें, एडवर्ब ऑफ रेंज, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, ये सारे इसको हम बोलते हैं। सेम चीज़ें सारे, सबका मीनिंग एक ही होता है कि कोई चीज़ कितना ज़्यादा हो रहा है या फिर कितना कम हो रहा है, इसी को कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, जैसे कंप्लीट को मतलब पूर्ण चीज़ को, बहुत मतलब कंप्लीट चीज़ को कौन कौन सा वर्ड बताता है, जैसे क्वाइट है, एब्सोल्युटली है, कंप्लीटली है, फुल्ली है, लिस्ट है, मोस्ट है, परफेक्टली है, ये सारी चीज़ कंप्लीट को बता रहा होता है ना। फिर यहाँ पर देखो मच मतलब कितना ज़्यादा, है ना, ज़्यादा कम के सेंस में ये बताएगा। तो यहाँ पर क्या है, रादर है, एनफ है। मच मतलब ज़्यादा के सेंस में बताएगा, कम के सेंस में नहीं। रादर है, एनफ है, फार है, ग्रेटली है, ऑलमोस्ट है, डीपली है, एनॉर्मसली है, एक्सट्रीमली है। जैसे यहाँ पर इन दोनों में एग्जांपल मैं लेकर के आपको बताऊँ, जैसे कि कोई व्यक्ति कंप्लीटली मर चुका है ना, कंप्लीटली मर चुका है मतलब डेड जो है ना, डेड, ये सारे वर्ड्स के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। यूनिक है, डेड है, सर्कल है ना, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, तो ये सारे वर्ड के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपने आप में वो एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो देखो कोई कंप्लीटली डेड है मतलब वो डेड है, वो कम और ज़्यादा डेड नहीं होगा। इसको नहीं कह सकते ऑलमोस्ट डेड, कोई ऑलमोस्ट डेड नहीं होता। डेड अगर है, मरा है मतलब पूरा मरा है ना। तो इस तरीके से आपको समझना था। तो मच का सेंस देता है ये सारे वर्ड का लिस्ट में इसलिए दे रखा हूँ ताकि आप कैच कर पाओ, समझ पाओ कि एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। जैसे यहाँ पर क्वाइट है, तो क्वाइट कंप्लीटनेस को भी बताता है और एवरेज को भी बताता है, दो अलग अलग सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। मच के सेंस में रादर का इस्तेमाल होता है, रादर का इस्तेमाल एवरेज के भी सेंस में होता है। ये यूजेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। लेस के बारे में है, अ बीट, अ लिटल, जस्ट, स्लाइटली, है ना। नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे
एट ऑल, बेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, ऑफली, बैडली, है ना। फ्रैक्शन और परसेंटेज वाले भी ये सारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। 75%, 2/3 ऑफ थिंग, है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स आते हैं, ये सारे वर्ड्स को कहा जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना। एडवर्ब ऑफ रेंज, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, ठीक है। तो बस इंट्रो की तरह आपको इसको देखना है, बाकी हम लोग रूल पे चलते हैं ना धीरे धीरे। देखो अभी देखेंगे हम लोग वेरी, है ना, वेरी और वेरी मच, वेरी मच और फिर वेरी मच के बीच डिफरेंस देखेंगे, है ना। वेरी मच और वेरी मच के बीच डिफरेंस देखेंगे, इसके बेस्ट पर अभी रूल्स देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, इन सारे चीज़ों को अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे आप भूल ही जाओगे, है ना। तो मेरे तरफ से हमेशा की तरह आज भी सजेशन रहेगा कि आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है। देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो ये कह रहा है कि वेरी किसी एडवर्ब और वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि वेरी जो है एडवर्ब और वर्ब की विशेषता बताता है, क्योंकि ये भी एक क्या है, वेरी एडवर्ब है। लेकिन जब वेरी या फिर दिस वेरी या फिर द वेरी किसी नाउन के पहले आ गया है, मान लो किसी नाउन के पहले आ गया है, तो भी वो गलत नहीं है। वेरी जो है ये एडवर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब की भी विशेषता बताता है, लेकिन किसी नाउन के पहले इस्तेमाल हो चुका है, वेरी का, दिस वेरी का, द वेरी का, तो भी वो गलत नहीं है, है ना। वो गलत नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग अलग हो जाता है। उसका मीनिंग होता है द सेम। द सेम का मतलब वही, मतलब नॉट एनीवन और एनीथिंग एल्स, मतलब वही व्यक्ति, वही पेन, वही बुक, है ना। इस सेंस में उसका मीनिंग होता है। देखते हैं यहाँ पर बोल रहा है ही माइट बी टॉकिंग टू हर एट दिस वेरी मोमेंट। यहाँ पर क्या है, मोमेंट यहाँ पर नाउन है ना। इसके पहले दिस वेरी आया है, तो सुनने में तो और लगता होगा आपको कि ही माइट बी टॉकिंग टू हर एट दिस वेरी मोमेंट। सुनने में भले ही और लगता है, लेकिन इसका मतलब होता है द सेम मोमेंट, है ना। द सेम मोमेंट मतलब जब आप किसी को कॉल किए हो तब वो किसी और से बात कर रहा था, मतलब उसी मोमेंट पे, वही मोमेंट पे। देख पा रहे हो। तो यहाँ पर द वेरी का मतलब है द सेम। फिर यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये नाउन के पहले आया है। नेक्स्ट देखो, दैट्स द वेरी थिंग आई नीड। थिंग है क्या, नाउन है, नाउन के पहले द वेरी का इस्तेमाल है, तो इसका बिल्कुल ये करेक्ट है। और इसका मीनिंग क्या होगा, द सेम थिंग, दैट्स द सेम थिंग दैट आई नीड, है ना। मतलब ये वही चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। दैट्स द वेरी थिंग आई नीड, करेक्ट। तो चलिए यहाँ पर आप सीख गए कि वेरी का इस्तेमाल नाउन के पहले भी होता है, और फिर दिस वेरी का, और फिर द वेरी का। लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाता है द सेम, मतलब वही, इसका मीनिंग होता है वही। ठीक है, चलिए एक चीज़ आप सीख गए यहाँ पर। सेकेंड चीज़ वेरी से रिलेटेड क्या सीखना है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि सुपरलेटिव में, मतलब सुपरलेटिव वाले डिग्री वाले वर्ड्स आ जाएं। सुपरलेटिव पता है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के भी बनते हैं, एडवर्ब के भी बनते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड्स में के साथ या फिर वेरी द के बाद आता है, और मच जो है ये द के पहले आता है। ध्यान क्या रखना है, देख लो, ध्यान यहाँ ये रखना है कि अगर कोई सेंटेंस में कोई सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ पर अगर वेरी को द के पहले रख दिया गया है तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेरी का इस्तेमाल द के बाद होगा, क्योंकि वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। मच जो है ये द के बाद अगर दे दिया है तो गलत हो जाएगा। अगर वहाँ सुपरलेटिव डिग्री वर्ड है और मच को द के बाद अगर पोजीशन कर दिया गया है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ द के पहले आता है। अब कैसे आप याद रखोगे, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आप चीज़ों को बार बार सुनोगे, फ़ायदा होगा, याद रख पाओगे। फिर से सुनो, अगर सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड्स हैं तो वेरी का इस्तेमाल द के बाद होता है और मच का प्रयोग द के पहले होता है। जैसे एक तरीका यहाँ पर याद रखने का मैं बता दिया हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट बोलते हो ना एग्जाम से पहले अपने फ्रेंड्स को, ऑल द वेरी बेस्ट यही बोलते हैं। तो देख लो यहाँ पर गौर करके, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड है। वही तो रूल भी कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री वाला अगर सेंटेंस हो, वर्ड हो वहाँ पर, तो वेरी का इस्तेमाल, जैसे द बेस्ट तो बोलते हैं क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, लेकिन अगर वेरी का इस्तेमाल करना हो तो द के बाद इस्तेमाल करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट ऐसे बोलते हो, है ना किसी को। तो ये वाला सेंटेंस अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गया तो समझो कि ये रूल भी क्लिक कर गया, ये रूल आप नहीं भूलोगे।
ऑल द वेरी बेस्ट आ गया, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो भी द आता है उसके बाद वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो मच वाला ऑटोमेटिक याद रहेगा कि वेरी का इस्तेमाल द के बाद हुआ था, तो मच का इस्तेमाल उस द के पहले इस्तेमाल होगा, है ना। तो मच द बेस्ट होता है, द वेरी बेस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये दोनों लिख दिया हूँ। सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना कि ऑल द वेरी बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड है, उसके पहले द है, उसके बाद वेरी आया है, तो मच ऑब्वियसली क्या होगा, द के पहले इस्तेमाल होगा, है ना। देख लो यहाँ पर क्या है, ही टूक अस टू द वेरी बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन द सिटी। अब यहाँ पर क्या है, बेस्ट है, ठीक है, द है, तो वेरी का इस्तेमाल हम द के बाद करेंगे। नेक्स्ट देखो, शी इज़ मच द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए वह बहुत ही अच्छी है। देखो यहाँ पर क्या है, द बेस्ट आया है द बेस्ट आया है, तो द के पहले इस्तेमाल करेंगे मच का। क्लियर है। अब जरा देखो इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है कि सर मीनिंग वाइज क्या फ़र्क होता है, तो अगर बहुत डेप्थ में जाएंगे तो इसका मीनिंग ये होता है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस को लेते हैं, यहाँ पर है कि सिटी में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो अच्छे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जिस रेस्टोरेंट्स में वो गया है ना, वो वाला रेस्टोरेंट जो है वो क्या है कि उसमें से एक है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं उसमें से एक है, मतलब 10-12 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो बहुत ही बेस्ट कैटेगरी में आते हैं, उसमें से एक है। द वेरी बेस्ट का ये मतलब होता है। लेकिन मच द बेस्ट का मतलब क्या होता है पता है, मच द बेस्ट का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं उसमें से जिसकी भी एक पर्टिकुलर इंसान की बात हम कर रहे हैं उससे बेहतर कोई है ही नहीं, वह यूनिक है ना। तो इस सेंस में इसका मीनिंग होता है। तो इतना डेप्थ में आपको नहीं जानना है, बस रूल को ये जानना है आपको, है ना। इसको सर्च आप कर सकते हो अगर आपके पास कोई डिक्शनरी है, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डिक्शनरी है, फिर तो ये सारे डिक्शनरी में ये सब रूल्स आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं बस रेंडमली पूरा PhD लेवल का सब कुछ घुसेड़े जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पहले देखता हूँ कि एग्ज़ाम में उसके बेस्ट पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी या नहीं। अगर नहीं पूछे गए हैं तो अगर मुझे नॉलेज वाइज मुझे लग रहा है कि इसको डाल देना चाहिए तभी मैं डालता हूँ, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द रूल्स यहाँ पर वही होते हैं जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि नॉलेज वाइज चीज़ों को भी मैं इंक्लूड करते जा रहा हूँ, है ना। और जैसे जैसे लोगों का डाउट आता है बीच में मैं दूसरे रूल को भी डाल देता हूँ। चलिए, खैर बहुत कम ही स्टूडेंट हैं जो काफ़ी डेप्थ में पढ़ते हैं, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से मतलब है हालांकि, है ना। और डेप्थ के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये रूल सबको आ गया मुझे उम्मीद है, अगर नहीं आया तो फिर से सुन लो कि ऑल द वेरी बेस्ट एक सेंटेंस जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, ये अगर सेंटेंस आपके दिमाग में है तो ये रूल आप आसानी से सीख गए। जैसे बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, द है उसके बाद वेरी का इस्तेमाल हुआ है, मतलब अगर मच का इस्तेमाल करना होगा इसका जस्ट उल्टा होगा, मतलब बेस्ट के पहले द होगा और द के पहले मच होगा। चलिए इतना सीख गए। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, वेरी का जो इस्तेमाल होता है वो पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के लिए तो होता ही है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के लिए मच और वेरी मच का इस्तेमाल होता है। ध्यान देना यहाँ पर होगा लिए, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए मच और फिर वेरी मच का इस्तेमाल होता है, सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं होता। थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, इसको बार बार रिपीट करना है। नहीं रिपीट कर पाते हो तो क्या करना है, इस तरीके के सेंटेंस को लिख लो और बार बार उस सेंटेंस को पढ़ो। ये रूल आपको आप क्या होगा आपके दिमाग में छप जाएगा। रूल ये कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री के लिए और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम वेरी का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम वेरी का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं करते, या तो मच का करेंगे या फिर वेरी मच का करेंगे। फिर से सुनो, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम मच का इस्तेमाल करते हैं या फिर वेरी मच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। जैसे यहाँ पर है देखो, लंदन इज़ वेरी बिगर देन दिल्ली। अब बिगर यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, इसके पहले सिर्फ वेरी का इस्तेमाल हुआ जो कि बिल्कुल गलत है। या फिर आपको क्या करना था, सिर्फ मच का यूज़ करो या फिर वेरी मच का यूज़ करो। जैसे यहाँ पर है लंदन इज़ वेरी मच बिगर देन दिल्ली, ये आपका करेक्ट है। बात समझ में आई। फिर से सुनो, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम मच का इस्तेमाल करते हैं या फिर वेरी मच का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वेरी का इस्तेमाल हम नहीं करते। क्लियर। अगला रूल कह रहा है कि वर्ब, जैसे पिछला रूल था
पिछला रूल क्या था, कंपैरेटिव डिग्री के लिए। इसी तरीके से सेम वे में है कि वर्ब जो है वो एक्टिव में हो या फिर पैसिव में हो। अगर इसकी विशेषता बताने के लिए सिर्फ क्या होता है कि वेरी का इस्तेमाल हम नहीं करते, या तो वेरी मच का करेंगे या फिर मच का करेंगे। सेम रूल है, पिछला वाला रूल ही है। पिछला वाला रूल में था कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं करते, करते हैं मच का इस्तेमाल या फिर वेरी मच का इस्तेमाल। इसी तरीके से है कि वर्ब के लिए अगर किसी वर्ब की विशेषता बतानी हो तो उसके लिए हम मच का इस्तेमाल करेंगे और फिर वेरी मच का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दो रूल यहाँ पर एक साथ ध्यान में रखो। कंपैरेटिव डिग्री के लिए मच का इस्तेमाल होता है और फिर वेरी मच का इस्तेमाल होता है। वर्ब के लिए मच का इस्तेमाल होता है और फिर वेरी मच का इस्तेमाल होता है। और कंपैरेटिव डिग्री के लिए या फिर किसी भी वर्ब के लिए सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस में क्या लिख रखा है देखो। सेंटेंस ये कह रहा है शी इज़ वेरी लाइक्ड एट स्कूल। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है इसमें एक वर्ब है लाइक्ड, लाइक्ड के पहले सिर्फ वेरी आया है जो कि गलत है। अब तो मच लाइक्ड करो और फिर वेरी मच लाइक्ड करो। जैसे सी इज़ वेरी मच लाइक्ड एट स्कूल, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, है ना। नेक्स्ट है आपका आई वेरी एडमायर विराट कोहली। देख रहे हो एडमायर यहाँ पर वर्ब है, इसके पहले सिर्फ वेरी का इस्तेमाल हुआ जो कि बिल्कुल गलत है। क्या करना होगा, अब तो मच का इस्तेमाल करो और फिर वेरी मच का इस्तेमाल करो। आई वेरी मच एडमायर विराट कोहली, ये बिल्कुल सही है। और फिर आई मच एडमायर विराट कोहली, ये भी सही होगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी वर्ब एक्टिव और फिर पैसिव में है तो उसके लिए हम सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए मच का इस्तेमाल करो या फिर वेरी मच का इस्तेमाल करो। मुझे उम्मीद है आप सीख गए दोनों को कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए या फिर किसी वर्ब के लिए मच और फिर वेरी मच का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है लेकिन उसका एक अपवाद है, ये भी रूल की तरह याद रख लो। क्या अपवाद है भाई? कि जब वर्ब आपका V3 में हो, जैसे कि पैसिव सेंटेंस में होता है तो वर्ब का इस्तेमाल होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव की तरह काम किया हो, ध्यान से समझना। पिछला रूल ये बताया कि वर्ब जो है वर्ब पैसिव में हो या फिर एक्टिव में हो, और इसके बीच का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ इसी सीरीज में कि कब वो वर्ब की तरह काम करता है और कब वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। कौन? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब की तरह भी काम करता है और ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। तो इसके पिछला वाला रूल था कि कोई भी वर्ब हो, तो पैसिव में हो, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म में हो, और फिर सिंपल वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं करते, तो मच का इस्तेमाल करते हैं और फिर वेरी मच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो, और ध्यान देना इससे ज़्यादा एडजेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि अगर वो वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करे, कौन? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वह किसी व्यक्ति के मानसिक स्थिति को, जैसे खुशी को, दुख को, निराश को और फिर आश्चर्यचकित को, ये चारों वर्ड को ध्यान में रखना। किसी की खुशी को बता रहा है, दुख को बता रहा है, निराश को बता रहा है, आश्चर्यचकित को बता रहा है। कौन बता रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी की खुशी को बता रहा है, दुख को बता रहा है, निराश को बता रहा है, आश्चर्यचकित को बता रहा है, तो इस वर्ब के थर्ड फॉर्म की विशेषता बताने के लिए हम वेरी और फिर वेरी मच का इस्तेमाल करते हैं, मच का इस्तेमाल नहीं करते। है ना थोड़ा कन्फ्यूजिंग, क्योंकि इसके पहले था मच और वेरी मच का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि वेरी मच का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ वेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मच का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखोगे याद हो जाएंगी चीज़ें, बार बार सुनोगे याद हो जाएंगी चीज़ें। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके पहले वाले रूल में था कि कोई भी वर्ब एक्टिव में हो या पैसिव में हो, उसकी विशेषता बताने के लिए मच का इस्तेमाल करते हैं या फिर वेरी मच का, लेकिन सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी तो कोई वर्ब ही है। अगर ये वर्ब है लेकिन ये वर्ब किसी की मानसिक स्थिति को बताए, जैसे खुशी को बताए, दुख को बताए, निराश को बताए, आश्चर्यचकित को बताए, तब क्या करते हैं, इस केस में हम इसके पहले वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले रूल में था कि वेरी का इस्तेमाल हम वर्ब के पहले नहीं करते, लेकिन वर्ब के पहले हम वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, पहला केस। दूसरा, ये खुशी को बताए, दुख को बताए, निराश को बताए, आश्चर्यचकित को बताए।
तब इसके पहले हम वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वेरी मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले मच का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। चलिए क्लियर हो गया होगा, बार बार सुनना, याद कर लोगे। जैसे यहाँ पर है देखो, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज मिसकंडक्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि सरप्राइज्ड जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पहला केस पास हो गया। दूसरी बात की किसी की मानसिक स्थिति को बता रहा है, मतलब आश्चर्यचकित को बता रहा है। चार वर्ड बताया ना, खुशी, दुख, है ना, आश्चर्यचकित, और एक वर्ड था आपका निराश। निराश हो, दुख हो, खुशी हो और फिर आश्चर्यचकित को बताया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरप्राइज्ड वाला जो वर्ड है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये आश्चर्यचकित को बता रहा है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम इसके पहले वेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरी मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मच का इस्तेमाल भाई हम नहीं कर सकते। इसके पहले हम मच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वही चारों कैटेगरी में आता है, निराश, दुख, खुशी और फिर आश्चर्यचकित वाले में कौन सा वर्ड, सरप्राइज्ड वर्ड। तो ध्यान देने वाली बात है कि पहला केस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर हो, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो और वह किसी व्यक्ति के आश्चर्यचकित होने के बारे में बताए, खुशी होने के बारे में, दुख होने के बारे में, निराश होने के बारे में, तब उस केस में हम उसके पहले वेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरी मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मच का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला रूल। अब एक रूल यहाँ पर एक और हो जाता है, इसका एक्सेप्शन है। देखो अब इस रूल का एक छोटा सा एक्सेप्शन है, बस एक ही वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, एक ही वर्ड को। बहुत अच्छा कलेक्शन है, इतना जान लो, ये 1000 गोल्डन रूल्स जो मैं करा रहा हूँ बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसके बेस पर आपको बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर जानता है, जो एग्जाम में पेपर सेट करता है वो जानता है कि स्टूडेंट किस तरीके के रूल को छोड़ जाते हैं, है ना, और उसी के बेस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं, खास करके मेंस के एग्जाम में। तो आपको एक भी रूल को स्किप नहीं करना चाहिए मेरे विचार से। देखो इसका एक रूल ये था, उसका एक्सेप्शन ही है ये कि अम्यूज्ड जो है ये खुशी होने के बारे में बता रहा है ना, और ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में भले ही एडजेक्टिव की तरह ये काम करे, लेकिन इसके पहले हम वेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरी मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मच का, मतलब तीनों का इस्तेमाल इसके पहले करेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो अम्यूज्ड को उठा करके दे दिया एग्जाम में, तो आपके ध्यान में रहेगा कि अच्छा ये वर्ब का तो थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये खुशी को ही बता रहा है, किसी की मानसिक स्थिति को बता रहा है, तो इसके पहले हम मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ वेरी और वेरी मच का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नहीं, इसका ये एक्सेप्शन में है, अपवाद में है ना, मैं यहाँ पर अपवाद के रूप में, एक रूल के रूप में यहाँ पर बता दिया हूँ, तो ध्यान में रखना है आपको। चलिए एक एक रूल करके फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप याद रख पाओ चीज़ों को। अभी देखेंगे हम लोग वेरी का इस्तेमाल, है ना, इसका रिवीजन तो मैं करा दिया हूँ एवर वाले प्रयोग में। अब देखो वेरी के बारे में, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि वेरी जो है ये किसी एडवर्ब और वर्ब की विशेषता तो बताता ही है, चलिए मान लिया, लेकिन जब किसी नाउन के पहले वेरी दिख जाए और फिर दिस वेरी दिख जाए और फिर द वेरी दिख जाए तो समझ जाना कि ये भी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है कि इसका मीनिंग होता है वही, द सेम। चलिए ये रूल आप समझ गए। फिर है कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि वेरी जो है ये द के बाद आता है, जैसे ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी कहाँ आया है, द के बाद आया है, तो मच कहाँ आएगा, द के पहले आएगा, मच द बेस्ट होगा। यहाँ पर द वेरी बेस्ट, मच द बेस्ट, द वेरी बेस्ट, मच द बेस्ट, द के पहले मच आया है, द के बाद वेरी आया है। नेक्स्ट रूल कह रहा है क्या, कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के लिए वेरी का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के लिए मच और वेरी मच का इस्तेमाल होता है, सिर्फ वेरी का इस्तेमाल हम नहीं करते। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम मच का इस्तेमाल करते हैं, वेरी मच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं करते। पहला, इसके आगे वाला रूल है कि किसी भी वर्ब जो एक्टिव में हो या फिर पैसिव में हो, है ना, एक्टिव में हो या फिर पैसिव में हो, कोई भी वर्ब और फिर कंपैरेटिव डिग्री, इसके लिए हम मच का इस्तेमाल करते हैं, वेरी मच का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ वेरी का इस्तेमाल हम नहीं करते। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंपैरेटिव डिग्री के लिए या फिर किसी भी वर्ब के लिए मच का इस्तेमाल होता है, फिर वेरी मच का इस्तेमाल होता है, सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं होता। यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ दो एक्सेप्शन वाले। क्या कि वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म है और ये किसी व्यक्ति के मानसिक स्थिति को बताए, जैसे खुशी को बताए, दुख को बताए, निराशाजनक को बताया, फिर आश्चर्यचकित होने को बताए, तब उस केस में, मतलब उस चार केस में क्या करेंगे, इसके पहले हम वेरी मच का इस्तेमाल करते हैं और मच का इस्तेमाल वेरी का इस्तेमाल करते हैं। फिर से ध्यान से सुनो,
वर्ब का थर्ड फॉर्म जो किसी व्यक्ति के आश्चर्यचकित होने को बताए, निराश होने को बताए, दुख होने को बताए, खुशी होने को बताए, तब उस केस में हम उस वाले वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले मच का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। यहाँ पर था कि सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पर है कि मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम वेरी मच का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसमें भी एक एक्सेप्शन था, अपवाद था, अम्यूज्ड। अगर अम्यूज्ड वर्ड आपको दिख जाता है तो उसके पहले हम वेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेरी मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इस रूल को। देखो यहाँ पर कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम मच या फिर वेरी मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ वेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला रूल कह रहा है कि वर्ब एक्टिव में हो या फिर पैसिव में हो, इसके पहले हम क्या करेंगे, वेरी मच और मच का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ वेरी का इस्तेमाल हम नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट रूल कह रहा है कि लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी के खुशी, दुख, निराश या फिर आश्चर्यचकित को बताए, तब इसके पहले हम क्या करते हैं, वेरी का इस्तेमाल करते हैं, वेरी मच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मच का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा वर्ड है अम्यूज्ड, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म भले ही है, लेकिन इसके पहले हम वेरी का भी इस्तेमाल करेंगे, वेरी मच का भी इस्तेमाल करेंगे और मच का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज के सारे रूल्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। नहीं बैठा होगा तो 2-4 बार आपको रिवीजन करना ही होगा, अदरवाइज़ आप इसको दिमाग में नहीं रख पाओगे। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब जो है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर हकीकत में देखा जाए, लोगों को लगता है कि प्रीपोजिशन सबसे बड़ा है, नहीं। एडवर्ब के दायरों को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एडवर्ब जो है बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है। बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा है, बहुत ग्रामेरियन, काफ़ी नहीं, कोई एक पर्टिकुलर ग्रामेरियन है फॉरेन के, उन्होंने अपने बुक में लिख रखा है कि अगर ग्रामर के नरक में गुजरना है तो एडवर्ब से हो करके गुजरो। मतलब आप समझ सकते हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि एडवर्ब बहुत ही व्यापक टॉपिक है। ये सिर्फ एडवर्ब एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता नहीं बताता, ये नाउन की भी विशेषता बताता है, प्रोनाउन की भी बताता है और प्रीपोजिशन की भी बताता है। और इस बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एडवर्ब टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही, है ना। मतलब जब स्टार्ट किया था एडवर्ब को तभी बता चुका था। तो आपको एडवर्ब वाले टॉपिक को अच्छे से करना है, उसके सारे रूल्स को सीखना है और उसके बेस्ड पर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं तो आप इसके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।